अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब आप लोगों के सामने है। मैं ये चाहता हूँ कि आप किताब जो है ना अपने पास भी खोल के रख लिया करें, ताकि कुछ चीज़ों को रेफर किया जाए तो करते हैं। साथ साथ जो है वो एक नोट्स भी बना लिया करें कि भाई ये यूँ चीज़ है, ये यूँ चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ, काफ़ी दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रही है और इस क्लास के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर जो है आप लोगों ने कुछ काम किया होगा। मैंने जो है इस लिंक के साथ जो है वो शेयर कर दिया है आपके पास। क्या शेयर कर दिया? कोड शेयर कर दिया लिंक के अंदर। आपको यहाँ पे कोड नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर सारे कोड जो हैं वो आपको मौजूद है। अब जैसे ये चैप्टर 5 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट कोड्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इनके ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इसके अलावा जो मॉडल है वो कैसे एक्सेस करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि आपको कोड को चलाकर देखना है, इसके अलावा परेशान होने की इसके हवाले से ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है कुछ मैंने एक्स्ट्रा वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी हैं। उम्मीद है जो है वो आप लोगों को मिल गई होंगी। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल आया है कि भाई रीशेड्यूल द पास्ट स्विच मेकर क्विज। ये बात समझ में नहीं आई। फतेह अली, क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, हिना मुस्लिम ने कहा है नहीं मिली सर। मैं यूट्यूब के ऊपर जो हमारा प्ले लिस्ट है वो आप जाके देखें, PIIC के चैनल के ऊपर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। और नहीं मिली होगी तो कैसे ढूंढेंगे? जाके आप PIIC के चैनल पे जाएं। इस पे नहीं जाते यार, ये खतरनाक बात है। इस पे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको फॉर कंप्यूटर भेजा। अच्छा जी, तो जनाब हिना की खास फरमाइश के ऊपर अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक तो शेयर हो गया है। फतेह अली, आप PIIC जो है वो ईमेल कर दें। बल्कि जितने भी लोगों को कोई कोई जितने भी चैलेंजेस आए हैं वो सब के सब ईमेल कर दें। ये बड़ा अच्छा है, मैं इसको व्हाट्सएप के ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि सब लोगों को याद रहे। आप लोगों के चैनल के ऊपर कि सर एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ पूछो, मैं जरा जब तक लिख रहा हूँ तुम पूछ लो। सर ये जो अमेजोन सेज मेकर है इसमें सिर्फ 6 चैप्टर्स है ना स्टार्टिंग के? हाँ, अब तो इसके दूसरे बाद वाले में तो 3 ही है ना, 4 5 6। हाँ मतलब फर्स्ट 3 का क्विज हो गया और सेकंड बाद की 3 बाद अब होंगे। तो इसमें जो आगे चैप्टर 7 8 है वो नहीं होंगे? नहीं, इसमें 6 चैप्टर ही पढ़ाए हैं हमने। सही है, ठीक है। और सर एक और सवाल था, नेक्स्ट वीक से एक बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है,
जिसमें आप भी है, तो उसमें जो हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट और रस्ट होगी वो सिखाएंगे या हमको खुद से करके आनी है? इसको सिखाना नहीं कह सकते, इसको मतलब बताना कह सकते हैं, थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे, उसके बाद हाँ, एक करना तो रिव्यू फिर हो उसके जाए। बाद आप एक रिव्यू दे देंगे और उसके बाद जो है ना ये आपको लेकर आना है, ठीक है? तो ठीक है, ठीक। अच्छा, मैंने ये आप लोगों को भी बता दिया है और उसके ऊपर लिख भी दिया है कि भाई अगर आप लोग जो हैं वो कोड भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है, कोड आप लोग चाहें तो चेक कर लें चैप्टर 5 के अंदर किस तरह होगा। और रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और हम दोबारा जो है वो किताब के ऊपर आ जाते हैं, किताब में जो हूँ ना वो वहाँ खोल लेता हूँ। अच्छा जी, कहाँ है भाई हमारी? गूगल क्रोम में भी खोल लेता हूँ, पेज नंबर है 181। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो न्यू शेयर। अच्छा जी, हाँ, कोई सवाल कोई करना चाह रहा था तो कुछ किसी ने सलाम तो किया था लेकिन वो कोई सवाल नहीं कर सका मेरे ख्याल से। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। नहीं, परफेक्ट आ रही है। उम्मीद है अब बेहतर आ रही होगी। अच्छा, कुछ याद आ रहा है आप लोगों ने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था? 2 मिनट मैं आपको दूंगा, आप लोग जरा देख लें, चैप्टर 5 को रिव्यू करके देख लें, हो सकता है कुछ चीजें याद आ जाए ताकि फिर हम आगे चैप्टर 6 में जो पहला ही जो टॉपिक है वो डिस्कस कर सकें। याद है ना आपको कि ये इनहेंसिंग और सेगमेंटिंग क्या कहलाती है? अब दादा टिश्यू ले आना बेटा। आप लोगों ने सबने किताबें वगैरह खुली हुई है ना? अच्छा, किताबें खोल लें और माइक जो है वो म्यूट कर दें। यार ये साइड से कैसे गायब होगा? ये हो गया। कौन सी चीज में से कोई मसला है, हटा दो। अच्छा, अच्छा जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो इनहेंसिंग और सेगमेंटिंग इमेजेस के ऊपर है। मैं अगर आप लोग क्योंकि काफी ज्यादा खामोशी से क्लास ले रहे हैं तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो खामोशी बैठे रहेंगे। तो इसलिए क्लास को ऑन करते हैं। अच्छा जी, दो इसमें चीजें हैं, एक है इनहेंसिंग और एक है सेगमेंटिंग।
और इस किताब के हवाले से जो है वो इनकोडर्स और डिकोडर्स जो है वो हमें डिस्कस करना है और देखना है कि किस तरह हमारे जो इनकोडर और डिकोडर जो है वो वर्क करते हैं। जब हम बूट कैम्प की बात कर रहे होते तो उसमें एक ऐसा डिस्कशन था कि भाई क्या हमें डायरेक्ट किताब से पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ऑन द रिकॉर्ड मैं सिर्फ यही बता रहा होता हूँ कि यार लोग जो है जब हम उनको स्लाइड से या प्रेजेंटेशन से या डॉक्यूमेंट से या नोटबुक से पढ़ाते हैं थैंक यू फैजान, आपने बड़ा अच्छा किया कि ये लिख दिया। तो लोग किताब पढ़ाते नहीं है, पढ़ते नहीं है मतलब, तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि लोगों को किताब पढ़ाई जाए। और उसके लिए मैं एक बड़ा ही रिस्की तरीका इस्तेमाल करता हूँ जिसमें आपको भी फंसने के काबिल बातें होते हैं कि उसमें आपको एक एक चीज पढ़ानी पड़ती है। और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि आप लोग किताब जो है वो डिटेल से पढ़ें। किताब पढ़ने के दो फायदे हैं, एक तो आपको चीज सही से समझ में आती है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्विज तैयार करने में बड़ी आसानी रहती है। अगर आप लोग सिर्फ कोड चेक करेंगे और किताब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें से आपको नहीं समझ में आती। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये मुझे बताएं कि सेमेंटिक सेगमेंटेशन जो है जो हमने पिछली मर्तबा पढ़ी थी क्या होती है। मैंने चैट विंडो ओपन की भी, आप लोग मुझे चैट कर सकते हैं इंडिविजुअली, तो उस पर रिप्लाई दें। जिस जिसका रिप्लाई आएगा उसको मैं क्लास में रखूंगा और बाकी सबको जो है वो वेटिंग रूम में डाल दूंगा अगले 10 मिनट तक। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी किताब किताब में सामने जो नजर आ रहा है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको बताना है ये क्या है। सेमेंटिक सेगमेंटेशन क्या होती है? सर ये डिफरेंट क्लासेस को है ना एक तरह से एक वो कलर टाइप चीज है ना असाइन कर देता है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वो क्या नाम है उसको आइडेंटिफाई करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को, अब वो इंसान हो या कोई भी चीज है। हर पिक्सल क्लासिफाई होता है, इसमें पिक्सल परफेक्ट क्लासिफिकेशन होती है। देख लो चैप्टर 5 में चेक कर लो, एक एप्रोप्रिएट टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए। अच्छा, एक बार फिर आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये आपके पास कोड मौजूद है, आप यहाँ पे आके कोड चेक कर सकते हैं इस चैप्टर के। वो मैंने ऑलरेडी आपके पास सारे चैप्टर्स के भी शेयर कर दिया। जी यही लिखा है इसमें कि हर पिक्सल क्लासिफाई होता है इसमें। ठीक है, यानी कलर इनकोडिंग चेंज हो जाती है उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुस्तफा भाई आ चुके हैं, क्योंकि मुस्तफा भाई बोलते रहते हैं तो अब क्लास के अच्छे होने के चांसेस हैं। सर मोहम्मद उस्मान सईद बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी यार मोहम्मद, उसमें तुम लोगों की आवाजें इतनी सबसे मिलती जुलती हैं, माइक तुम लोगों के पास एक ही जैसा है मुझे लगता है। उस्मान सईद। उस्मान सईद। ओके उस्मान। अच्छा, ये तो आप लोगों को याद है ना कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करता है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा उस्मान और बाकी लोग अगर चाहें तो चैट विंडो खोल लें। अगर कोई चैट के ऊपर कोई मैसेज आता है तो आप उस्मान प्लीज यार जरा मुझे बता देना, मुझे चाहे चैट विंडो पे फोकस ना करना पड़े ना, किताब पे फोकस करो, ठीक है? जी सर, बताते हैं सर। सर इन्होंने एक मैसेज लिखा है, इन्होंने हम्म। CNN के हवाले से। अच्छा,
कुछ बताया या कुछ पूछा है? सिमेंटिक सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ बताया है, आपके क्वेश्चन का जवाब आंसर करा। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि इनकोडर और डिकोडिंग जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, लेटेंट स्पेस जो है वो क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास। अच्छा, ये तो पता है ना लेटेंट स्पेस क्या होता है? उस्मान गेस करो, कोई और कर रहा, कहना नहीं चाह रहा सर, था नहीं। कुछ? यार ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सर असल में रमजान को गए थे 10 दिन हो गए, और हाँ। 10 दिन ईद को हो गए, तो 20 दिन हो गए सर। क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी छुट्टी में भूल गया। दोबारा से बोले। बोलने की बात ही नहीं, हाईलाइट किया हुआ है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कुछ हाईलाइट हुआ हुआ है स्क्रीन जी के सर, ऊपर। लेटेंट हाँ, हाँ, बताओ क्या है? सर ये वो लेटेंट स्पेस वो होता है जिसमें आपकी पिक्चर जो है ना कंप्रेस होकर फिर आगे जाती है सर। हिडन फीचर्स है सर। दूसरे अल्फाज में हिडन स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द इनकोडर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आसान अल्फाज में, जो हम अपना हमारी जो अपनी वोकैबुलरी है उसके हिसाब से हमारा ये सिस्टम है कि अगर हम अपनी इमेज में से काम के फीचर निकाल लें और बाकी सारे छोड़ दें तो उसको हम लेटेंट स्पेस कह सकते हैं। काम के फीचर निकाल लें, बाकी सबको लेफ्ट कर दें। और डिकोडर क्या करता है? इसका उल्टा करता है, उस काम के फीचर से क्या करता है? दोबारा इमेज को बनाता है। मैं इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूं टेक्स्ट में से। निकाले हुए लेटेंट स्पेस जो निकाले हुए फीचर हैं, छोड़े हुए कंप्रेस फीचर है। मिसाल के तौर पर आप किसी की आंख जो है वो छोटी कर सकते हैं, उसमें से जो काम की चीजें निकाल सकते हैं, जो सिमिलर चीजें हैं वो उनको हटा सकते हैं। यानी कि अगर मतलब एडिटिंग कर सकते हैं सर। हाँ, नहीं एडिटिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक बंदे की आंख है, अगर आप जो इंसान जो है वो भी यही करता है कि किसी की आंख की एक एक डिटेल को चेक नहीं कर रहा होता, वो ये देखता है कि भाई इसकी आंख जो है वो गोल है, चौकोर है, बड़ी है, छोटी है, किस तरह की है। समझ में आ रही है बात? कभी आपने कभी किसी से पूछा यार वो फला बंदा, मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी को बताना हो कि यार नासिर साहब जो हैं कैसे दिखते हैं, तो कैसे बताओगे? हम नासिर साहब भी बड़े स्मार्ट दिखते हैं, IISc में सिलानी ये में तो आते जाते हैं। नहीं, ये तो नहीं, मतलब आपको उनकी फेस के बारे में बताने, तो क्या बताओगे? फेस उनके बीच की मांग निकालते हैं, और ठीक थोड़ा है। सा रंग उनका जो ब्राउन है, हाइट नासिर फेस की साहब का बात करनी, स्केच सिर्फ बनवाना है तो क्या बताओ? सिर्फ फेस की बात करनी है। आप उनके बताओगे भी बालों का कलर कैसा है, बालों का शेप कैसा है, कानों का शेप कैसा है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, यही चीजें बताओगे ना। जी सर, आपकी तो इतनी गौर इसमें से क्या हो रहा है देखती है। कि आप इसमें से क्या हो रहा है कि जो प्रोमिनेंट फीचर हैं जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, आंख, नाक, कान, पेशानी, जबड़ा, इन सबको आप ले लोगे और
इनकी मदद से आप जो है वो कंप्रेशन कर दोगे। अगर कुछ मसला समझ में नहीं आ रहा तो आप चैप्टर 5 में जाकर दोबारा पढ़ सकते हैं। 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, पढ़ लें जाकर। सर पेज नंबर 181 भी दिखा दीजिए। इसी पैराग्राफ पे रहो और चैप्टर 5 अपने पास खोलकर ये देख लो कि लेटेंट स्पेस की कोई एग्जांपल कौन सी दी हुई है। हेलो, अच्छा जी, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपने लेटेंट स्पेस पढ़ लिया होगा कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप अपनी इमेज में से कुछ चीजों, कुछ काम की चीजें रख रहे हैं और कुछ काम की चीजें हटा रहे हैं। और इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर जो इस वक्त कंप्रेशन टेक्निक इस्तेमाल होती है, जेपैग वगैरह, वो क्या कर रही होती है, किसी को आइडिया है? जेपैग डेटा कंप्रेशन के लिए क्या करती है? सर लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल मेरे होता है यहाँ ख्याल जेपैग लॉसलेस नहीं होती, या लॉसी होती शायद। लॉसी होती है। सबसे पहले लॉसलेस और लॉसी क्या होती है? एक में डेटा लॉस होता है, एक में डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि एक तस्वीर है, तो उस तस्वीर को आप कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे? एल्गोरिथम इस्तेमाल करूंगा। हैं? एल्गोरिथम अप्लाई होगा। एल्गोरिथम, लेकिन वो एल्गोरिथम काम कैसे करता है? एक पिक्चर है, सर उस पिक्चर से मेन पिक्चर निकालना है। हाँ आप बताएं इसके अंदर क्या हो रहा है आपके ख्याल में? आई थिंक पिक्सेल्स ऐड हो रहे हैं, पिक्सल रिड्यूस करे जा रहे हैं। लेकिन कंप्रेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपके ख्याल में? डाउन हो जाती है हम्म। द वर्जन। दुनिया में किसी भी चीज का कंपैरिजन हो, वो उसमें जो है ना क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, क्या हो जाता है ऐसा कि क्वालिटी डाउन हो जाती है? तो थोड़े थोड़े जो है ना पिक्सल रिमूव कर देता है उसमें से। अब आप देखें, अगर इसको ये 0.117 है और ये 0.131 है, ये रिडक्शन जो है वो आपने कम की है, तो आप देखें इसमें फर्क क्या आ रहा है। इस वाली पिक्चर में 0.117 में और इस वाली पिक्चर में इसमें 1.31 में क्या फर्क है? हर एक पिक्सल साइज की वैल्यू अलग है ना। इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि जो पिक्सल की जो वैल्यूज हैं उनको छोड़ रहा है। यदि इसने क्या कर रहा है कि पिक्सल्स को एवरेज आउट कर रहा है एक्चुअली ना। तो क्या कर रहा है, पिक्सल को एवरेज आउट करने से जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि आपके बालों का कलर खराब हो गया है, सही है ना।
आपके जो नोज जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। मैं 1.13 ये 0.131 के ऊपर हूं, मेरा माउस मूव होता हुआ नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है ना। तो अगर आपने जो है पिक्चर जो है वो 1.77 से 1.31 के ऊपर लेकर आ गए हैं, तो आप देखें कि आपकी पिक्चर के अंदर बहुत सारी जो है वो विजुअल क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। राइट और रॉन्ग? जी सर। लेकिन फिर भी पहचान में आ रही है। अगर ये कोई आपकी अपनी पिक्चर इस जैसे ही हो, कोई भी बंदा इस तरह की पिक्चर देखकर पहचान लेगा कि यार ये उस्मान है या नहीं है। ठीक है। इसको अगर हम लास्ट वाली पिक्चर में देखें, ये जो एक बच्चे की पिक्चर है, तो उसमें देखें, उसमें काफी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि इसके अंदर जो है वो 1.198 से, ये आखिरी वाली पिक्चर की बात कर रहा हूं, और 1.142 के ऊपर आ गया है। तो आप ये देखें कि पिक्चर की चीजें कितनी खराब हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो आंख है, एक आंख जो है वो सही से नजर नहीं आ रही, उसकी कुछ डेटा उड़ गया है। कान जो है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि इसका जो माउथ एरिया है वो अभी भी जो है वो विजिबल है, बालों का स्टाइल जो है वो विजिबल है, उसका जो कलर है वो स्किन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी वो ये, इससे हमें आइडिया हो सकता है कि यार ये बंदा है, ये गोरा है, काला है, सांवला है या गंदुमी है। ठीक है। और इसकी गर्दन का और इसकी आंखों के दरमियान का डिस्टेंस और इसकी नाक की लंबाई और चौड़ाई भी हम मेजर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंप्रेशन कर रहे हैं और इसके अंदर जो फीचर जो है वो काम के फीचर रख रहे हैं, और जो फीचर काम के नहीं है वो हम हटा दें। सर एक क्वेश्चन है। सर हमने जब वैल्यू कम करी तो पिक्चर की क्वालिटी खराब हो गई, उसी पिक्चर में देखे सर, तो फिर हमने लेकिन थोड़ी सी जब वैल्यू बढ़ाई तब भी खराब हो गई सर, उसी पिक्चर पे जाए हम। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ, अब इसके अंदर जो है उसकी पूरी की पूरी एक साइंस है जो आपको यहाँ पर देखनी है। इसके ऊपर आ जाते हैं दोबारा। हाँ, क्या कह रहे थे आप, बोलो। जैसे देखिए सर, आपने बताया कि 1.7 पे जो था हमारे पास वो सही पिक्चर थी, ठीक है। 1.31 पे खराब थी। हाँ, लेकिन ठीक है। 1.2 उस तरह 2.11 जिसे है वहां पर भी वैल्यू खराब आ रही है, उसकी पिक्चर खराब आ रही है, हालांकि बड़ी वैल्यू 171 से जो साफ पिक्चर है। अच्छा, अब देखो इसकी, ये हमारा मतलब ये जो पिक्चर है ये मैंने ऐसी रैंडमली चूज की है। इसके पीछे और भी साइंसेस होंगे कि भाई आपको पिक्चर की अंदर रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्या होगा, गैमा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे उठाई थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि आप जब पिक्चर की रेजोल्यूशन जो है कम करते हैं तो उसके इम्पैक्ट जो है वो क्या आने शुरू होते हैं और कहाँ कहाँ पर। मैं इसकी अगर आराम से मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पर एक जगह जो है वो, अच्छा नासिर भाई का मैसेज सुन लेते पहले। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो है वो बताने का मकसद है कि हम जो पिक्चर है उस पिक्चर में से जो है वो काम की चीजें हम निकाल लेते हैं और बाकी चीजें हम जो है वो छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर 3-4 डिफरेंट कलर है। आप जब किसी तस्वीर को खींचते हैं तो एक दीवार के ऊपर शेड आ रहा है, तो पीला कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा उस शेड की वजह से, और जहां पर शेड नहीं होगा वहां पीला कलर डिफरेंट नजर नहीं आएगा। तो आपका जो पिक्चर कंप्रेशन की जो अप्रोच है वो क्या करेगी कि उस शेड की चीजों को इग्नोर कर सकती है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द मशीन की कहानी। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि ऑटो इनकोडर जो है वो हमारे लिए जो है वो लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिसको हम समरी कहना भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो पता करते हैं कि यार इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है। सर मशीन लर्निंग में तो हम ये कंपैरिजन का इस्तेमाल स्पेस बचाने के लिए करते हैं ना। हाँ, अच्छा आप बताओ, ये देखो ये वाली चीज मुझे बताओ, ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? और वो यही कह रहा है ना कि वो मेन फीचर जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा उससे और उसका समरी बता देगा छोटी सी पूरे पैराग्राफ में।
और उसके बाद ये तो चीज डिकोडिंग में क्या होगा? मेरे ख्याल से फिर दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। देखो इनकोडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि एक बंदे ने एक बात की, आपने उस बात को समझा। एक तो ये कि आपने वर्ड टू वर्ड बात चेंज कर दी। मतलब एक बंदे ने जो भी बात की, अगर कभी आप लोगों ने कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने इंग्लिश की ही क्या कहूं मैं, कभी आप लोगों ने इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट के साथ उर्दू सबटाइटल के साथ इंग्लिश देखी है? कोई मूवी या कोई इस तरह की कोई चीज? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। होता ही है कि आप बाज़ वक़्त क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होती है, सही है? तो अब वो क्या करेगा कि आपका जो इनकोडर है वो उस इनकोडर में से ये पता लगाएगा कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, और जो डिकोडर है वो उसके बाद उस लैंग्वेज में आके ढूंढेगा और उसमें से जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के उसके हिसाब से वो ट्रांसलेट कर देगा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने अंग्रेजी का एक सेंटेंस सुना, ठीक है? उसमें जो है वो अंग्रेजी में बंदे ने गाली दे दी, तो अब आप उसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेंगे नहीं, गूगल ट्रांसलेट करेगा वो तो गाली को ट्रांसलेट कर देगा ना, गाली में ही कर देगा। सर अब आप क्या करेंगे? अलग सा वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर आप ट्रांसलेटर हो, एक बंदे ने आपके सामने इंग्लिश के अंदर एक गाली दे दी, अब आपको ट्रांसलेट करना है, तो अब आप क्या करोगे? प्रोसेस करेंगे। या मैं इसको आसान आसान करता हूँ भाई, आप एक जगह गए, वहां पर झगड़ा हो रहा था और एक आदमी जो है वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था सड़क पे खड़ा होकर। तो आप जब घर आए तो आपके किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने या अम्मी ने पूछा कि बेटा वो आदमी क्या कह रहा था, तो आप उसको क्या कहोगे, आप अपनी अम्मी को या अपने अब्बा को? सर समराइज कर देंगे ना कि वो इस्तेमाल कर रहा था, गलत अल्फाज कहेंगे बुरे अल्फाज हाँ। यूज कर रहा था। हाँ, लेकिन इसका ये क्या है, ये है आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग। आपने क्या किया, पहले असल में देखा कि वो बंदा जो बातें कह रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि असल में वो बंदा जो है ना वो गालियां दे रहा है, यानी आपने ये इनकोडिंग कर ली, सही है? अब उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि फिर आपने घर वालों को आगे बताया कि भाई वो गालियां दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो जो वो गालियां दे रहा था उनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया, पहले उसकी इनकोडिंग की कि असल में ये जो इतनी सारी बातें कह रहा है ना, ये सारी की सारी असल में बैड वर्ड है, गालियां हैं, ठीक है? गॉट इट और नॉट इट? यस सर। और उसके बाद जो है घर वालों को, आप घर वालों ने डिटेल पूछी कि अच्छा किस किस तरह की गालियां दे रहा था, तो आपने बताया कि यार भाई वो क्या कर रहा था, बोले यार वो ऐसी गालियां दे रहा था। क्या दे रहा था गालियां में? माँ और बहन की गाली दे रहा था। हाँ, मतलब इस तरह की ना, या हम कहेंगे कि यार गंदी गंदी गालियां दे रहा था, किसको दे रहा था, फला बंदे को दे रहा था, उन लोगों को दे रहा था। अच्छा वो आप बात में तो ये क्या चीज है, ये वाली चीज है कि ये इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो हम लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, और ये वाली बात याद रखनी है आपको। क्या ठीक है? और उसके बाद सबसे अहम चीज इसमें एग्जांपल भी है, नोट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इनकोडेड इज देयर लेटेंट स्पेस स्मॉलर देन द इनपुट एंड टारगेट लेटेंट स्पेस शोन पे। अब मिसाल के तौर पर वो ये कह रहा है कि भाई आपका जो 8 है वो आपने इनकोड किया, इनकोड ई का मतलब है कि ये इस इनकोडर को आपने ई का नाम दे दिया, ई का आपने इस तरह शो कर दिया, ठीक है? इतना छोटा कर दिया, इसके सारे इतने सारे पिक्सल्स की जगह एक छोटे से पिक्सल्स के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद आप इस पिक्सल्स की मदद से डिकोड कर देते हैं उसको। यहाँ पर इसको ये भी बताया गया है कि आप ये कोड जो है ये आप ग्राफ में ले जाकर किस तरह ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल। याद होगा आपको ये TSNE एम्बेडिंग भी हमने पढ़ी थी, इसको हम वर्ड एम्बेडिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर आप जो है अपने वर्ड को और दूसरे मिलते जुलते वर्ड को करीब करीब लाकर रख देते हैं। तो आपने ग्राफ पे 2 डायमेंशनली जो है वो उसका डिस्टेंस जो है वो बता दिया। ठीक है जनाब? तो अगर आपके पास आपने सही से इनकोडिंग कर ली है
तो आप इस इनकोडर ई को डिकोड भी कर सकते हैं। और ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, ये आप पढ़ लें, और कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लें। सर ये 32 वैल्यू क्या है? तो मैं आप लोगों की खामोशी को मैं ये समझ लूंगा कि आप लोगों को ये सारी बात 32 बहुत वैल्यूज अच्छी। 32 वैल्यूज क्या है? आपने 28/28 को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें 32 वैल्यूज होंगी। ये शायद आपको याद आ रही होगी कि, या मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ड एम्बेडिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि एक इमेज को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं एक वेक्टर के अंदर, और उस वेक्टर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ डेटा कम हो जाता है, यानी कि आप 20/28 है, अब वो 32 वैल्यूज में आ गई है। पहले 784 थी, अब वो 32 में आ गई है। और ये TSNE मेथड, ये हमने चैप्टर 5 में काफी डिटेल से पढ़ा था, तो आप चाहें तो इसको इंटरनेट के ऊपर और अभी के अभी सर्च कर सकते हैं, जिसके जरिए जो है वो आप अपने डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आप अभी तक वही वाली बात चल रही है कंप्रेशन और अनकंप्रेशन की केस के अंदर। अब किस तरीके से असल में जो पूरा के पूरा पर्पस है, और वो ये है कि आपने अपने डेटा को इनकोड करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जो इतनी बहस चल रही है वो ये बताई जा रही है कि भाई आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आप जो है वो आपका जो एआई का डेटा है उसको जो है वो आप कन्वर्ट करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। आप अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, जितना आप अपने डेटा को कंप्रेस करेंगे और बाद में डिकोड, इस मतलब वो कंप्रेस होने के बाद भी डिकोडेबल हो सके, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। और ये नेचुरल भी है। हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसकी हमेशा समरी याद रखते हैं, उस समरी से हम इस इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सर टेक्स्ट डेटा को किस तरीके से कंप्रेस करेंगे? अच्छा, टेक्स्ट डेटा को कंप्रेस करने का बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग कहते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा। एक तो ये, दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसकी समरी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक तो बड़ा आसान तरीका है जो हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम था, कि जिसके अंदर से हम अपने टेक्स्ट में से
अपने टेक्स्ट में से जो है वो स्टॉप वर्ड हटा देते हैं। याद है आपको? यस सर, वो लाइब्रेरी याद आ रहा है? कॉमन वर्ड जो है जिनको हम स्टॉप वर्ड भी कहते हैं वो हम हटा देते हैं। ये मुझे याद आ रहा है, अपनी पिछली क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और स्टॉप वर्ड हटा देते हैं, उसके अंदर से हम उसको जो एक ही वर्ड के डिफरेंट टाइप होती हैं उनको हम एक वर्ड पे ले आते हैं। इस तरह की चीजें भी करते हैं। राइट और रॉन्ग? जी सर, सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले ठीक है ना? हाँ, तो ये भी एक है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम करते हैं। तो इसमें आप इसको जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे, ऐसे ऐसे ये बहुत सारी चीजें आपको ये चीजें कवर होती रहेंगी। इसी तरह हम बात करते हैं ऑटो इनकोडर की। मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ऑटो इनकोडर्स की। ऑटो इनकोडर्स जो है, जैसे हमने इसे पिछली वाली फिगर 6.1 में देखा था, कहाँ गई भी 6.1 के अंदर, ये इसके बारे में आप पूरी डिटेल जो है हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ये कोई पैराग्राफ पढ़ेगा तो जरा सा प्लीज। Autoencoder are a special type of encoder-decoder. As known as figure 6.1, their input and target domain are the same. So their goal is to properly encode and then decode image without impacting their quality. Despite their bottleneck, their latent space of lower dimensionality, the inputs are reduced to a compressed representations as feature vector. If an original input is requested later on, it can be reconstructed from its compressed representation by a decoder. तो इससे हमें ये पता लगा कि असल में जो ऑटो इनकोडर है, ये इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो काम करते हैं, इसके अंदर इनका सोर्स और टारगेट एक ही होता है। यानी क्या करते हैं कि एक सोर्स इमेज हो सकती है, सोर्स टेक्स्ट हो सकता है, उसको कंप्रेस कर देते हैं और उसके बाद उसको रीजनरेट कर लेते हैं। और इसीलिए ये बार बार एक बात ये कह रहा है कि ये जो जेपेग टूल है, यार वो जरा जेपेग टूल जो है वो एक ऑटो इनकोडर ही के तौर पर आ रहा है, जिसके अंदर वो क्या करता है कि आपके डेटा को कंप्रेस कर देता है और उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। सर इस प्रोसेस में इमेज का कोई मतलब क्वालिटी तो नहीं गिरती? मतलब बिल्कुल क्वालिटी गिरती है, क्वालिटी गिरती है, लेकिन आप उसको रिकवर कर लेते हैं। मतलब रिकवर भी 100% नहीं होती, लेकिन आपका गुजारा हो जाता है ना। डिपेंड करता है कि आप, मैं अभी बात पूरी कर लूं फिर आपसे सवाल लेता हूँ। जेपैग के अंदर डिपेंड करता है कि आप कंप्रेशन किस लेवल पे लेकर आ रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी इमेज को जो है वो 30% जो है वो कंप्रेस कर दिया, जी सर, ठीक है, 70% कंप्रेस करके 30% कर दिया, तो बहुत सारी चीजें उसमें से गायब हो चुकी होंगी और आपको यही फर्क नजर आएगा ना। सर कहने का मतलब ये, जब हम डिकोड करेंगे उसके बाद क्वालिटी 100% ही रहेगी या क्वालिटी फिर वो रिड्यूस हो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं 70%, तो अब आप इसके अंदर इस तस्वीर में देखें, इसकी तो आप देखें इसके अंदर अगर दोनों में देखें तो क्वालिटी तो काफी चेंज हुई है, लेकिन अभी तक फीचर्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कि क्वालिटी अभी भी काफी रिड्यूस हुई है, लेकिन फीचर आपको अभी भी नजर आ रहे हैं। अब आप मिसाल के तौर पर ये बड़ी अच्छी चीज आ गई, मैं आपको शेयर करूंगा ये आपको। अब आप ये देखें कि इसके अंदर ये डार्क ग्रे, सॉरी ये डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है, उसको वो क्या कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा।
ये दोनों का उसने एवरेज निकालकर एक ग्रीन में निकाल दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे 50%। जी सर। सर ये तो आपने एनकोडिंग का बताया ना, बाद हम डीकोडिंग की कर रहे हैं। जब हम डीकोड करेंगे इमेज, मतलब इस डीकोडिंग में तो इसके जो पिक्सल इसने लिए हैं वो वापस इसमें ऐड करेगा ना? कोशिश करेगा, लेकिन इसमें अगर लॉसलेस है तो 100% गारंटी नहीं है। ठीक है सर। सर वैसे कंप्रेस कर क्यों रहे हम? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया ना, अब तुम सही जगह आ गए। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्यों करते हैं। इन मशीन लर्निंग, ऑटो एनकोडिंग नेटवर्क्स आर रियली कन्वीनियंट टू ट्रेन, नॉट ओनली बिकॉज देयर लॉस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस but they just describe, but also because their training does not require any labels. The input images are targets used to compute the loss. ये बात समझ में है आप लोगों को? कंप्रेशन की समझ में नहीं आई, इसकी वजह लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हैं? देखो, इसको समझने की दोबारा कोशिश करो। वो ये कह रहा है कि मशीन लर्निंग में ऑटो एनकोडिंग नेटवर्क आर रियली कन्वीनियंट टू ट्रेन, यानी कि आपके पास जो इनका बड़ा इजी हो जाता है ट्रेन करना, क्योंकि जो लॉस होता है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप उसमें से काम के फीचर ले लेते हैं और बाकी चीजें हटा देते हैं। और इसके अलावा ये जो ऑटो इनकोडर है, यानी कि ये डेटा इसको सोर्स कोड्स को कन्वर्ट कर रहा है टारगेट कोड पर, उसके लिए उनको किसी किस्म के लेबल या आउटपुट की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसकी थोड़ा सा आपको हिंट देके ना आगे चले जाऊंगा, कोई ये सब चीजें आएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक घोड़े की तस्वीर है, सही है। अब ये क्या करेगा कि घोड़े की तस्वीर के सारे जो कलर हैं उनको सिमिलर कर देगा, मिसाल के तौर पर, यानी उनको ग्रे कलर के अंदर कर देगा, एक मास्क दे देगा। अब उससे क्या हुआ कि आपके घोड़े के जो कलर है उससे घोड़े की आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है, लेकिन उसकी सारी डिटेल जो है वो गायब हो गई है। अब इस तरह से सेगमेंटेशन करने से, जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास करना आसान हो जाएंगी, और इसके लिए उसको किसी किस्म की लेबल की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है कि वो डेटा देखता है, डेटा की बेसिस के ऊपर उसमें से डेटा कंप्रेस करना शुरू कर देता है। मास्किंग करता है सर, मास्क। हाँ, इसीलिए इसको हम जो है वो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये क्या करता है, इसको अपने डेटा को या अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इनकोडिंग और डिकोडिंग के फंक्शन के लिए इसको किसी किस्म के लेबल की जरूरत नहीं होती। ये इनपुट की देख से इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब इसके इस्तेमाल कहाँ पर, ये जो आपने देखा, ये जो ऑटो इनकोडिंग का जो हमने ये जो चूरन है ये हमने जो बना लिया है, इसका फायदा क्या क्या है, कौन कौन सी चीजों के अंदर ये अच्छा हो सकता है। पेट के दर्द में है, सर के दर्द में है, जोड़ों के दर्द में, कहाँ कहाँ पे ये चूरन काम आ सकता है। तो ये उसका पर्पस बताएगा कि कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इसके अंदर आप अपनी इमेज को कन्वर्ट करके किसी एक डोमेन से के साथ या किसी अदर डोमेन के साथ मैप कर सकते हैं। जिसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है डेप्थ रिग्रेशन के हिसाब से। ये बात समझ में आई आप लोगों को? कि आप अभी हमने मुझे जो है वो फिर पीछे जाना पड़ेगा, मैं पहले दूसरी वाली किताब के अंदर जाता हूँ। ये सारी चीजें जो है हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़कर आए थे। मैं चाहूंगा कि ये काम आप लोग करें खुद ना, रुक जाओ।
दो हफ्ते से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। सॉरी, ये चैप्टर 1 के अंदर जो है थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। असल में ये किताब हम क्योंकि चैप्टर 5 से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये मसाइल का सामना करना पड़े। मैंने कुछ वीडियो जो है वो चैप्टर 1 की भी 2 वीडियो हैं जो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आपके काम आ सकती है। तो इस किताब को थोड़ा सा ना आप लोग पीछे से पढ़ें। मैं इस अभी आपको कुछ भी स्क्रीन पे कुछ भी मूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी इस किताब को एक एडिटर में खोला हुआ है और मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो बता सकूँ। क्या आप लोग पेज नंबर 17 जो है वो ओपन कर सकते हैं इस किताब का, अलग से किसी और एडिटर में खोल लें इसको और पेज नंबर 17 पे चले जाएं। चलो मैं यहीं पे ढूंढ के बताता हूँ। चैप्टर 17 के ऊपर आप देखें तो वहां पर आपको कार की तस्वीर नजर आएगी। जी सर। कोई अच्छी तस्वीर आए तो यार बताएं, पकड़े इसको। अगर आपको देखें वहां पे कार की तस्वीर, इसमें 2 कारें हैं, तो उन कारों के दरमियान में जो डिप्थ या डिस्टेंस जो है वो कैसे पता करेंगे आप? यार मैं उस तस्वीर पे आ नहीं रहा हूँ, तो हटाता हूँ। अब जैसे अगर इस तस्वीर की बात करें तो इसके अंदर हमें ये पता करना है कि यार ये दरख्त जो है कितनी दूर है आपके इस कैमरे की लोकेशन से। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यही वाली चीज जो है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि आपकी जो डिप्थ रिकग्निशन है या डिप रिग्रेशन है, जिसमें आपको बताते हैं कि आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस है और कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो आप ऑटो इनकोडर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको दूसरे अल्फाज में, मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइवरलेस कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है ये डिप रिग्रेशन जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। या दूसरे सिनारियो में आपने कैमरा लगाया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि कोई शख्स जब आपके दरवाजे के करीब आ जाए तो अलर्ट आ जाए, ठीक है? तो जब वो अलर्ट आ जाए तो इसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर ऑटो इनकोडर हेल्प कर सकते हैं। दूसरा जो काम है ऑटो इनकोडर का, सर ये पिक्सल की मदद से डिस्टेंस मेजर करता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मैंने कहा था ना, इसके शुरू के चैप्टर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे और साथ साथ जरा इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करना पड़ेगा कि डिप्थ रिग्रेशन के अंदर क्या होता है। इसके अंदर यकीनी तौर पर पिक्सल्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे एंगल्स भी इसमें काउंट होते हैं और इसके अंदर जो L2 और L1 जो डिस्टेंस मेजर के जो फ्रेमवर्क हैं वो भी काउंट होते हैं। तो 5, 6, 7 चीजें मिलकर
जो है वो आपके पास में जो है वो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास एक तरह से एक 3D रिप्रेजेंटेशन जो है वो आ जाती है। अब ये टॉपिक जो है थोड़े से मुश्किल है और मैं इसको बहुत ज्यादा आसान करना भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर टाइम लगाएं। ये एक्चुअल थ्योरेटिकल चीजें हैं जिसको आप टाइम लगा के पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है वो सजेस्ट करें और या कोई इशू हो तो डिस्कस करें कि भाई ये काम क्या हो रहा है। तो आपको जो है वो इसकी जो पीछे थ्योरी है जैसे लैटेंट स्पेस, डिप्थ रिग्रेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। ये एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेवलप करनी है। फिर अगर इसमें से कोई चीज आपको डिबेटेबल लगती है तो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज ऑटो इनकोडर का क्या है, और वो ये है कि आपको एस्टिमेट क्लास करनी है फॉर ईच पिक्सल, रेफर टू द फिगर 6.2.c। अब ये तस्वीर इसीलिए मैंने कहा था किताब अपने पास खोल के रख लीजिएगा ताकि आप चीजें जाकर देख सकें। तो आप क्या है कि आप सिमेंटिक सेगमेंटेशन जो है यहाँ पर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो अपने डेटा में से एक पर्टिकुलर एरिया जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा जो है वो आपके पास कहाँ पर है और कैसा है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें जो नीचे 6.2 में नजर आ रही है, इसके अंदर देखें सेमेंटिक सेगमेंटेशन के अंदर आप ये देखें कि आपके जो लेफ्ट पे तस्वीर है वो इनकोड हो रही है और उसके बाद डिकोड हो रही है। तो जब वो इनकोड और डिकोड हो रही है तो आप देखें इसके अंदर से जो डिटेल्स हैं वो खत्म हो गई हैं और वो जो डिटेल्स हैं वो उनकी जगह पर जो है वो डिफरेंट किस्म के पिक्सल्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कलर रिप्रेजेंटेशन आ रही है। तो ये आपकी सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो गई है। अब इसी तरह और भी इसके यूज हैं। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर को जो है वो आप एक आर्टिस्टिक चीज को आप जो है वो आप रियलिस्टिक इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं और किसी पिक्चर को डे टाइम को डिटेल्स मतलब एक नाइट टाइम की पिक्चर को डे टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जब जिसमें डिटेल्स कम होंगी तो उनमें डिटेल कैसे लेकर आएंगे। इसके अलावा जो जिसको हम कहते हैं इमेज रिकंस्ट्रक्शन, वो वाला काम भी जो है वो आप इसमें से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने, आप में से किसी ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? जी सर। हाँ, तो उसमें ये एक आइडिया दिया गया था कि किस तरीके से कंप्यूटर जो थे वो डीएनए के अंदर जो चेन्स जो थी वो मिसिंग थी, जो इनकोड मिसिंग थे वो कंप्यूटर ने ढूंढ ढूंढ के निकाले और गैस करके लगा दिए। तो रियलिस्टिक इमेज रिकंस्ट्रक्शन की जो अप्रोच है वो यही होती है कि भाई आपकी जो इमेज थी, जैसे के तौर पर ये लेफ्ट वाली जो इमेज है देख रहे हैं आप, ये वाली, ये मैं इसको बड़ी करूं और ये देखें उल्टे हाथ के ऊपर एक इमेज है जिसके अंदर एक बहुत बुरी तरह बकवास तरीके से 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है और आपने जो है वो इसको इसमें से इसको बहुत अच्छा करके इसको इस तरह का 9 बना लिया। तो ये क्या कहलाएगी? डी-नॉइजिंग कहलाएगी। इसी तरह आपने यहाँ पर एक तस्वीर थी जिसके अंदर ब्लर थी थोड़ी सी, उसको अनब्लर कर दिया। तो ये सारे काम अमूमन तो अब आजकल जो है वो आपने देखा होगा इस तरह के काम जो है, अगर कभी आपको कभी किया किसी ने इस तरह की किसी तस्वीर में से जो तस्वीर थोड़ी खराब आ रही हो उसको अच्छा कर दिया हो? एनीवन ट्राइड? जी सर, ये किया हुआ है सर। फोटोशॉप काम भी थोड़ा बहुत किया है। हाँ, फोटोशॉप में किया हुआ है ना। इतना ये वाला क्लियर नहीं काम होता जो है फोटोशॉप पे। ये वाला काम जो है ये अब आप जो है वो ऑटो इनकोडर से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, शायद आपने देखा भी होगा कि अगर आपके पास कोई इमेज की कोई टूल है, कभी कोई इमेज जैसे अगर आप कोई तस्वीर पकड़ लेते हैं उसमें टूल्स होते हैं। इवन ये कि ये आपको गूगल भी ऑफर करता है, वो कहता है कि भाई आप अपनी इसकी पिक्चर को इनहेंस कर दे, तो उसकी लाइट वाइट सेट कर देता है। तो कैसे कर रहा होता है वो? तो वो ऐसे ही कर रहा होता है कि वो क्या करता है कि ये ऑटो इनकोडर की हेल्प से आपकी इमेज के कलर को, जहाँ पे कहीं कलर पिक्चर ज्यादा डार्क हो रही होती है उसको और इधर उधर को बैलेंस कर देता है। तो इसके लिए क्रॉस एंट्रोपी, प्रोबेबिलिटी, एवरेज आउट, बहुत सारे मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है।
अच्छा, सिटीस्केप जो है यहाँ पर ये देखें डेटा सेट भी बताया है जो आप यूज कर सकते हैं बेंचमार्क के लिए। अच्छा, ये बात अब यहाँ पर ये मुझे बताएं, थोड़ा सा लिंक करें कि इन तमाम चीजों के अंदर मशीन लर्निंग क्या हेल्प कर रही है। सवाल रिपीट करिएगा, किस चीजों में मशीन लर्निंग हेल्प कर रही है? यहाँ पे मतलब ये जो जैसे ये सवाल यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि व्हाई शुड अ नेटवर्क बी ट्रेन टू रिटर्न इट्स इनपुट इमेज। ये काम हम बगैर उसके भी कर सकते। असल में इसमें मशीन लर्निंग को बहुत सारी पिक्चर देकर हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते हैं। हम अपनी मशीन को पिक्चर देते हैं अच्छी कम क्वालिटी की, फिर ज्यादा क्वालिटी की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका जो मशीन लर्निंग है, उसका जो न्यूरल नेटवर्क है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वो ये समझता है कि एक अच्छी तस्वीर में और एक खराब तस्वीर में क्या चेंजेस आती हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर लेता है और उसके बाद उन चेंजेस को खुद अप्लाई करने लगता है यूजिंग द मॉडल। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक बच्चे को खराब तस्वीरें दी और उसको बोला भाई इन तस्वीरों को फोटोशॉप से सही करो, तो शुरू शुरू में तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करना शुरू कर देता है कि यार तस्वीर में वो ऐसा क्या करे कि आपकी तस्वीर की क्वालिटी अच्छी हो जाए। सर मशीन लर्निंग का मेरे ख्याल से काम यही है ना कि एक दफा अगर वो सीख लेगी तो फिर उसके बाद जो है कोई सी भी आप इमेज देंगे उस पे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल देखो इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये जो जो चीज है ये है इंटेलिजेंस वाली बात ना। असल में टोटली तौर पर इंटेलिजेंस जो है वो हमारी यही होती है ना। अगर मैं आपको एक बोलूं ये यार आपको एक तस्वीर दूं जो कि खराब थी, उसके बाद एक और तस्वीर दूं जो कि अच्छी थी, और मैंने बताया कि भाई देखो मैंने फोटोशॉप से ये किया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कैसे किया है, और ऐसी 15-20 तस्वीरें दूं, तो आहिस्ता आहिस्ता, और आपको फोटोशॉप आती भी है तो अब आहिस्ता आहिस्ता जुगाड़े लगा के आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं तस्वीर में क्या क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको ये पता है कि अगर मेरे पास किसी तस्वीर के अंदर किसी एरिया के अंदर शेड ज्यादा आया हुआ है तो मैं वहां पर जो है वो शेडो का लेवल या कलर की इंटेंसिटी जो है वो 50% कम कर दूंगा तो बेहतर हो जाएगा। तो ये सब कैसी चीजें सीख रहे हैं आप, इनपुट और आउटपुट से सीख रहे हैं। जी सर, और फिर मतलब हमें ये एक दफा मेहनत करने की जरूरत है, फिर उसके बाद जो हमें वो रिजल्ट देता रहेगा खुद ब खुद मशीन। हाँ देता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसके अभी तक हमने क्या किया हुआ था कि हम एक उसको डेटा देते थे और उसको लेबल बताते थे कि बच्चा बताओ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम उसको कुत्ते की तस्वीर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये भी कुत्ते की तस्वीर, मतलब इनपुट भी कुत्ता है और आउटपुट भी कुत्ता है। तो ऑटो इनकोडर जो है वो क्या लर्न कर रहा है, वो लर्न ये कर रहा है कि भाई एक तस्वीर को अच्छा कैसे किया जा सकता है। पर जब हम इनकोड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो गिर जाएगी उल्टा। हाँ लेकिन देखो ना, अगर आप इसको ये वाली चीज पढ़ें अगर आप, तो ये इसमें काफी कहानी आपको क्लियर हो रही होगी। इस वाली चीज को अगर आप पढ़ें तो ये आपको कुछ डिटेल्स बता रहा होगा ना कि इसमें ट्रेनिंग का क्या रोल है। क्या समझ में आ रही है बात मुस्तफा? मोहम्मद उस्मान, हो गया उस्मान? उस्मान यू देयर? सर इसका मतलब ये एक अलग अप्रोच है? नहीं अप्रोच नहीं है, मतलब ये है कि आपको शायद याद होगा हम शुरू से एक चीज समझते हुए आ रहे हैं कि भाई जो काम हम मशीन लर्निंग से करते हैं वो बगैर मशीन लर्निंग के भी कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग?
जी राइट सर, मैं सर। आ गया सर हूँ। इस तरीके तो काफी टूल जो है ना ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हाँ, मतलब एक मैं वही बताना मतलब चाह रहा था अप्रोच है। कि जो काम हम मशीन लर्निंग से करते हैं वो मशीन लर्निंग के बगैर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो जो लेबलिंग है, कुत्ते बिल्ली वाली लेबलिंग है, उसका एक तरीका तो मशीन लर्निंग है, लेकिन इसके अलावा भी और तकनीक है जिसको हम कहते हैं रूल बेस्ड लर्निंग, जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को रूल खुद बता देते हो कि भाई अगर इस पिक्सल के ऊपर ये वाला शेप हो, ये वाली लाइन हो, ये वाला एवरेज हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको ये आइडेंटिफाई कर लोगे ये कुत्ता है। ये बात समझ में आ ठीक रही है है आप सर लोगों जी, को, है ना? ठीक है लेकिन सर। हमने बोला कि यार अगर हम मशीन लर्निंग से ये काम कराते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि मशीन लर्निंग ज्यादा अच्छा ट्रेन कर लेती है। तो यही तरह जो है, जैसे जेपैग की बात कर रहे हैं, जेपैग जो है वो एक जनरल इमेज कंप्रेशन टूल है, वो रूल के ऊपर काम करता है। वो ये देखता है कि अगर उसको एक एरिया दिया गया 1 by 1 इंच का, उसके अंदर वो देखता है कि इसके अंदर कलर क्या है। अगर उसके अंदर कुछ कलर जो है वो येलो का कोड पता है भाई क्या होता है, ग्रीन का रेड का कोड क्या होता है, किसी को पता है? कोई ढूंढ के दे सकता है इंटरनेट के ऊपर? रेड का जो कोड है वो क्या होता है? 0 से अगर 255 तक जाए तो रेड का क्या होता है? शादी की बात हो रही है क्यों? स्टैंडर्ड F40 F40 करने आए F000 F00 तो बहुत बड़ा कलर हो गया ना। नानी की करा सर FF0000 फॉर रेड, सर 255 और 00 0000 FF फॉर ब्लू, FF00 फॉर येलो। अच्छा, रेड का जो कोड है FF0000 है ना, यानी अगर रेड का जो असल कोड है, रेड का जो कोड है वो है 255, ठीक है? और उसके बाद बाकी सारे क्या होने चाहिए? 00 होने चाहिए। यही है ना, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको ये वाला? अब ये है कि यहाँ पर कुछ कोड जो है वो हो सकता है, कुछ पिक्सल जो है उसके अंदर यहाँ 0 की जगह 1 हो, यहाँ डिफरेंट किस्म के शेड हो सकते हैं ना। जी सर। ठीक है सर, फिर वो प्योर रेड नहीं होगा। ठीक है ना? अब जैसे इसमें देखो ये वाले शेड आ रहे हैं, ये बहुत सारे रेड हैं, सही। अब आपका जेपैग क्या करता है, वो ये करता है कि भाई इस एरिया में जो मिलते जुलते कलर है उनका एवरेज ले लेता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे ये वाला कोड है, अब वो क्या करेगा, इस तरह का जो कोड है उसका एवरेज ले लेगा, ये वाला कलर ले लेगा एज एन एवरेज। तो ये एक रूल बेस्ड टेक्निक है। आपने पहले से बता दिया कि भाई आपको कहां कहां पर क्या क्या चीजें लॉसी करनी है। मतलब आपने अपने प्रोग्राम को डेटा के जरिए ट्रेन नहीं किया, बल्कि अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ट्रेन कर लिया। जबकि हम ये कह रहे हैं कि आप जो है बजाय ये रूल बनाने के, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑटो इनकोडर के एल्गोरिथम है उसको दे दो। वो क्या करेगा, वो पहले जो है वो एक खराब तस्वीर को देखेगा, वो एक बड़ी तस्वीर को देखेगा, फिर एक छोटी तस्वीर को देखेगा, फिर एक बड़ी तस्वीर को देखेगा, फिर एक छोटी तस्वीर को देखेगा, और उसके बाद जो है वो उस तस्वीर के हिसाब से खुद ब खुद जो है मॉडल ट्रेन कर लेगा कि भाई कौन सा पिक्सल को किस रेशो से कम करना है। तो अब आप मशीन लर्निंग के थ्रू भी काम कर सकते हो और बगैर मशीन लर्निंग के भी काम कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज भी इसके अंदर आपके पास इंक्लूड हो गई कि अगर जो है वो ऑटो इनकोडर को आपने लैंडस्केप के ऊपर ट्रेन किया था तो वो पोर्ट्रेट के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई कि सर इसका मतलब है ये जो ऑटो एनकोडर है ये एल्गोरिथम की बजाय कंपैरिजन पे ज्यादा काम करता है। सारे मशीन लर्निंग जो है वो एल्गोरिथम, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो अपना जो मॉडल है जिसके ऊपर वो प्रिडिक्शन करते हैं या कोई डिसीजन देते हैं या आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, वो तो डेटा पे बेस करते हैं ना। देखो हम ऑटो इनकोडर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो है वो मशीन लर्निंग छोड़ के नहीं जा रहे। नहीं सर, ये नहीं कह रहा था मैं। कहने का मकसद था कि इसका जो वर्किंग वे है वो जो है ना कंपैरिजन पे ज्यादा डिपेंड करता है कि उसको हमने जिस चीज के लिए सिखाया है ना
उस चीज के बेस पे जो है ना ये वो करता है, वर्क करता है ना। हाँ, ये तो देखो सभी करते हैं ना। मिसाल के तौर पर आपने एक मॉडल ट्रेन किया कुत्ते और बिल्ली के ऊपर, तो हो सकता है वो बंदर और रीछ के ऊपर ना चले, है ना? परफॉर्मेंस खराब आएगी नहीं आएगी? ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। तो इसमें वो सारे चैलेंजेस रहेंगे जो आपके मशीन लर्निंग के अंदर होते हैं। ठीक है जनाब। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट बात आ रही है वो है जनरेटिव टास्क, जिसके अंदर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि हम जो है वो ऑटो इनकोडर के अंदर जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क कैसे बनान करते हैं, जो हमने अगले चैप्टर में बताया, हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसकी एक समरी है कि इसके अंदर जो है वो आपका ऑटो इनकोडर का एक पर्पस है वो जनरेटिव टास्क भी होता है। जनरेटिव टास्क का मतलब है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है? 50 रुपए होंगे। एक काम कर, 3 बोतलें तो मेरे उसमें से ना जेब है मेरी पैंट का, ये पीछे पैंट रखी है ना, इसकी जेब में 100 रुपए पड़े हुए। सर कमेंट हाँ म्यूट कर देना मुझे नीचे वाला। तो अली शाह यार इतनी बड़ी पैंट में सिर्फ 100 रुपए रखेंगे, ये तो गलत है यार। अब अगर इतने कम पैसे हो तो माइक बंद कर दिया करो। हाँ, अगर 50-50 हजार रुपए हर जेब में हो तो फिर माइक खोल सकते हो ना। कैरी ऑन करें सर। अच्छा, तो जनरेटिव टास्क जो है, जनरेटिव टास्क हम फिर अगेन पुराने चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर हम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज से एक डिटेल इमेज जो है वो बना लेते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे तो बता दो यार। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर। ये देखो ना, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल नजर आ रही है आपको, आपने इस इमेज से ये वाली इमेज बना ली, ये ब्लर इमेज से सुपर रेजोल्यूशन के ऊपर लेकर आ गए, ये जनरेटिव टास्क कहलाती है। और इसके अंदर थोड़ा सा और ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छा डेटा सेट रखा हुआ है। कौन सा? लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते, ऊपर चल रहा है। ये वाला वो कह रहे नहीं सर, जो अभी तस्वीर दिखा रहा है ये वाला, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन या किसी अगर किसी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन से होगे तभी डाउनलोड कर सकते, वरना रजिस्टर ही नहीं कर सकते, नॉर्मल ईमेल पे नहीं कर सकते। ठीक है सर, लिंक ओपन करके देखें। चल छोड़ना, अगर तुमने कह लिया तो बस ठीक है। अच्छा, आगे आए थे। अब जैसे एग्जांपल तौर पर ये डीनॉइजिंग है, जिसके अंदर जो है वो हम अपनी खराब इमेज को सही इमेज कर लेते हैं। इसको जरा पढ़ें सब लोग और मुझे बताएं इसमें क्या चीज आप लोगों को समझ में आ रही है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही। सर ये वाली जो बुक है कंप्यूटर विजन की कहाँ से मिलेगी? हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं? तुम्हारी आवाज आते आते कट गई। सर ये कंप्यूटर विजन की जो बुक है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, ये भाई मेरी चादर भी लेकर आइए। दोबारा बोलो, नहीं समझ में आ रही बात, समझ में नहीं आ रही। सर ये कंप्यूटर विजन, ये जिस बुक में से आप ये पढ़ा रहे हैं, ये बुक दूसरी बुक है ना, कंप्यूटर विजन की बुक है, तो ये कहाँ अवेलेबल है? यार ये बताओ भाई, कहाँ अवेलेबल है? भाई लास्ट टाइम ग्रुप पे उसमें ना सारे बुक्स हैं। ठीक है, मेरी ड्राइव पे रखी हुई हैं, सारी बुक्स रखी हुई हैं इसमें, पुरानी भी नई भी। ग्रुप पर लिंक शेयर किया हुआ है जिस यार उस पे कंप्यूटर विजन की बुक नहीं थी।
सर इसमें होगी, इसमें तो एक और बुक थी जिसका सेकंड वर्जन आया, वो भी मैंने रखी हुई है। यार फैजान, मैंने आज खुद आज तुमने लिंक शेयर किया ना, उसी की बात कर रहे हो ना तुम, या जो स्टेटस में उसकी बात कर रहे हो? आज तुमने कोई गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है ना, उसके अंदर कंप्यूटर विजन की, हैंड्स ऑन कंप्यूटर विजन की बुक ही नहीं है। चेक करना, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये कह रहा है सर है हैंड ऑन कंप्यूटर विजन। अच्छा, मुझे नहीं मिली यार, मैं ढूंढता रहा। खैर एनीवे, मैं दोबारा देख लूंगा। अच्छा, इसके अंदर पूरी की जो अंदर कहानी जो है वो उसने क्या बताई है, कुछ समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? फिर छोड़ दो, आगे चलते हैं। भाई इसके अंदर वो ये कह रहा है कि डीनोइजिंग ऑटो एनकोडर जो है वो एक बहुत कॉमन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर है जो किसी वजह से खराब हो गई हो, तो आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑटो एनकोडर्स। पर इसमें ये लॉस कर देगा ना, लॉस कर देगा, लॉस को रिकवर कर देगा। यानी कि इसका जो डिकोडिंग फंक्शन है, इसको आपने ट्रेन कराया इनकोडिंग और डिकोडिंग से। पहले आपने इसको एक डेटा दिया, उसमें से आपने, जैसे यहाँ पर हम दोबारा तस्वीर में आते हैं, आपने यहाँ पर इनकोडिंग और डिकोडिंग वाली कहानी सुनाई इसको, और ऐसे ऐसे आपने इसको ट्रेन कर लिया कि भाई कम डेटा में से डेटा कैसे लेकर आना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने इस तरह की खराब तस्वीर में से इस वाली तस्वीर को बना दिया बेस्ड ऑन द डेटा। तो इसको हम कहेंगे डीनोइजिंग एआई। सर इसने ये लॉस नहीं की, जो चीजें थी उसमें एक्स्ट्रा चीजें, उसको लॉस किया ना उसने। हाँ, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। वो क्या कर रहा है, आप दो चीजें हैं, एक है इनकोडिंग पार्ट। इनकोडिंग के अंदर वो क्या करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करके बाकी चीजें छोड़ देता है। लेकिन जो इसका डिकोडर पार्ट है, वो उस फीचर से पूरी की पूरी जो इमेज है दोबारा कन्वर्ट कर सकता है। इसके दो हिस्से हैं, एक है इनकोडिंग का और एक डिकोडिंग का। इनकोडिंग पार्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो ऑटो इनकोडर जो है वो उसको रिड्यूस करता है, लेकिन जो डिकोडिंग पार्ट है वो उसको जो है वो दोबारा उसको रिकवर करने की कंडीशन में आया था। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डिकोडर है वो ये सर्च करता है कि किस तरीके से जो है वो आपका क्या कहना चाहिए, एक इनकोडेड इंफॉर्मेशन से आप अप स्केल कैसे कर सकते हैं। अब उसकी एक एग्जांपल भी यहां पर दी हुई है। किस तरीके से आप जो है वो इनकोडिंग कर रहे हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर बड़ी अच्छी इसमें एग्जांपल दी है कि भाई आपके पास इनपुट शेप था हाइट और विड्थ का, ठीक है, और आपने उसको 128 से कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो आपने जो ये 128 पे लेकर आ रहे हैं, फिर 64 पे लेकर आ रहे हैं, तो ये जो इनकोडिंग लेयर है ये क्या कर रहे हैं कि आपकी जो इमेज थी, मिसाल के तौर पर 784 उसके पिक्सल्स बन रहे थे, तो आप 784 को कितने पे लेकर आएंगे, 64 के ऊपर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, जी सर, ठीक है जी सर। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो आप कर दी अपलोड सर, नहीं थी उसमें। ओके, थैंक यू यार। और उसके बाद जो है वो आपने क्या किया, आप मुझे ये जो आपके पास डेटा है ये 64 सिर्फ पिक्सल्स के ऊपर डेटा है, लेकिन आपका जो डिकोडिंग फंक्शन है वो 64 पिक्सल्स को लेगा, उसको 128 में कन्वर्ट करेगा और दोबारा जो है वो उसको उसी शेप में लेकर आ सकता है जो इमेज की हाइट और विड्थ के हिसाब से है। और इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होंगी, लेकिन वो अपने मॉडल की बनी हुई इंफॉर्मेशन से डाल देगा। जैसे आप एक बच्चे को एक तस्वीर देते हो जिसमें कोई भी कलर नहीं होते, तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीख के उसको पता होता है कि यार जो है वो कार में कौन सा कलर होता है, तो वो सारे कलर खुद ही डाल देता है। तो आपका डिकोडर जो है वो भी यही काम कर रहा है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये वाली चीज पढ़ी थी। इस वाली चीज के अंदर हम क्या करते थे, इसके जरिए हम क्लासिफिकेशन किया करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो डिकोडर फंक्शन है वो 64 को 128 में कन्वर्ट करेगा और फिर 128 को वो 784 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा सर, फिर इसकी लिमिटेशंस तो होंगी अभी कि हाँ किस बिल्कुल, हद तक जो है ना हाँ इनहेंस हो सकता है। बिल्कुल लिमिटेशन है। ये बड़ा हाई लेवल टॉपिक है जो आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये कि इसको आपको जो है ना, ये जो किताब, ये मतलब इस चैप्टर को जो है सर विल इट डिपेंड कि हम इसको कितनी हाई रेजोल्यूशन पे जो है ना ट्रेनिंग करवाते हैं। नहीं देखो, ये सब अपने एक चीज तो हमेशा याद रखो ना, हम अभी भी मशीन लर्निंग के अंदर ही है ना। मशीन लर्निंग में सर यही बात, जो यही जो कहने जो का जो 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 चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का जो तरीकेकार है वही है ना। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसको ऑटो इनकोडर और डिकोडर के लिए, ऑटो इनकोडिंग के लिए आपने डेटा सेट छोटा दिया है, तो आपके डिकोडिंग का इम्पैक्ट भी, उसमें चैलेंजेस ज्यादा होंगे। जैसे जैसे आप डेटा सेट बढ़ाते रहेंगे, आपकी डिकोडिंग जो है वो अच्छी होती रहेगी। सर ये जो कोड है, ये तो सर सिर्फ उसके लिए लग रहा है, डीनॉइजिंग जो कर रहे थे हम, लेकिन जो आपने जैसे बताया था कि सुपर रेजोल्यूशन पे भी काम करता है, तो उसके लिए तो ये वाला सिनेरियो तो नहीं चलेगा ना कि सर हमने हाँ, तो आगे वाला चल जाएगा ना। अच्छा सर, एक अहमकाना सवाल है। हमारा जो जनरल मॉडल होता है ना, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कितना बड़ा डेटा सेट दिया। अब मैं इसी चीज का कोई एक मॉडल उठाता हूँ, किसी का बना हुआ, उसमें डेटा सेट वगैरह सब था, उसको मैंने ट्रेनिंग करवाई, तो उसकी इन्हेंसमेंट के लिए भी क्या उसको डिफरेंट डेटा दिया जाएगा? लेकिन इसका काम, क्योंकि इसका तो पता चल गया कि भाई ये इमेज है मेरी, मतलब एक घर है और उसकी इमेज को मैंने इनहेंस करना है, इसने वो चीज़ तो सीख ली है। तो इसकी इनहेंसमेंट के लिए, मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या उसको मैं दूसरा डेटा सेट दूंगा? उससे इमेज की क्वालिटी में तो फर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। देखो नरभई तौर पर जो आप बात कर रहे हो ना, वो कोई नई चीज नहीं है, वो एक पुरानी चीज है जिसको हम कहते हैं प्री ट्रेन डेटा मॉडल। याद होगा शायद आपको। सर मैं ये उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं मैं वही इस कह वाले रहा की हूँ जो ना। है मैं ना, तुम्हारी वे ऑफ तुम्हारी वर्किंग बात की को बात कर रखते रहा हूँ। हुए, तुम्हारी बात को रखते हुए, तुम्हारी बात को समझते हुए, ये सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो, क्या बात कर रहे थे यार तुम, बताना दोबारा, बात बताना जो तुम कह रहे थे, तुम सिनेरियो बताना जरा अपना। मैं ये कह रहा था कि हमने इसका एक मॉडल बनाया। हमारा जो जनरल मॉडल होता है ना, उसके अंदर तो हम उसको जितना डेटा खिलाते हैं वो उतना इम्प्रूव होता जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये कर रहा है एक इमेज को इनहेंस। अब मैंने इसका एक मॉडल लिया नेट से, एक ट्यूटोरियल लिया, उसमें सारा डेटा सेट वगैरह था, इसको मैंने ट्रेन कर लिया। अब इसकी एक हद है, वो इससे ज्यादा इनहेंस तो नहीं कर सकता। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मैं क्या इसके कोड में चेंज करूंगा? क्योंकि डेटा खिलाने से तो ये इमेज को ज्यादा इनहेंस तो नहीं करेगा, समझ गया, क्योंकि थैंक जहां यू। तक मेरी समझ में आया तो ये। अच्छा थैंक यू, फैजान ने बड़ी अच्छी बात की। फैजान असल में ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास एक प्री ट्रेन्ड मॉडल मौजूद है। अब वो प्री ट्रेन्ड मॉडल जो है वो इन्होंने उठा लिया है और ये उठाना भी चाहिए। मैं भी जो है ना वो कल एक सेंटिमेंट एनालिसिस के पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार सेंटिमेंट एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डेटा प्री ट्रेन्ड मॉडल कहीं से पकड़ लें और उस प्री ट्रेन्ड मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग करें। ये सबसे अच्छा तरीका आजकल चल रहा है ना, क्योंकि अब डेटा इतना ट्रेन हो चुका है कि आपको अब, लेकिन एक चीज जो है वो यहाँ पर फैजान ने बताई, वो ये है कि आप मेरे पास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या करूंगा। तो शायद आप लोगों को याद होगा, हमने ये फ्रैंकोइस शोले की चैप्टर 25 कौन सा चैप्टर था, 7वें या 8वें में पढ़ा था कि आप ये कर सकते हैं कि उस प्री ट्रेन मॉडल को, उसकी जो आखिरी लेयर है, उसके आखिरी जो क्या कहते हैं वो लेयर्स होती है ना, 1-2 लेयर्स, उसको आप दोबारा रीट्रेन कर लें। याद आ रही है ये वाली बात फैजान? तहसीन ठीक है जी सर, सही है ना? तो ये सब जो बातें हैं ये वो तो अब आपको ये करना है कि अगर आपने कोई प्री ट्रेन मॉडल यहाँ पर भी ऑटो इनकोडर का भी उठा लिया है और आपके ख्याल में वो काम सही नहीं कर रहा, तो आपको ये करना होगा कि उसके आखिरी 1 या 2 लेयर को डिपेंड अपॉन, काम सही कर रहा है, कहने का मकसद ये नहीं कि काम सही नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पर ये करता है कि इमेज को लेता है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं ले इनकोड, रहा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी अच्छी भी नहीं ले अच्छी रहा ले है। रहा है। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि ये जो है फिर क्या करना एक चाह रहे हो, सड़ी हुई गोल रोटियां तस्वीर को बनवाओगे बेहतर, उससे? नहीं, एक सड़ी हुई तस्वीर को ये बेहतर बना रहा है सर। ये कहने का मकसद मेरा ये है सही है, कि ये एक सड़ी हुई तस्वीर लेता है, उसको बेहतर बना रहा है। ठीक तो है। अब अगर ये इस मकाम पर पहुंच गया कि इसको बेहतर बना रहा है, तो अब इसको मैं कैसे एनहेंस कर सकता हूँ कि ये हाँ, उस इनहेंस के तस्वीर लिए को मैंने, देखो मजीद एचडी करे?
इनहैंस को तो एक वही मजीद होगा HD कि कर दे। हम इसकी जो आखिरी वाली लेयर है इसको नया डेटा देंगे जिसके अंदर HD भी होंगी और नॉन HD भी होंगी, यानी ज्यादा इनहैंस डेटा देंगे तो ये उन आखिरी लेयर्स को रिट्रेन कर लेगा। जब ये रिट्रेन कर लेगा तो अब आपके लिए ये HD के ऊपर भी काम करना शुरू कर देगा। आप समझ रहे हो, मतलब अप्रोच वही रहेगी। देखो हमेशा याद रखो प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकते, सही है? ठीक है तो सर, आपको टीचर हो वही जाते हैं, प्रिंसिपल नहीं होंगे। जो पुराने जुगाड़े हैं वही लगानी पड़ेगी ना। वैसे सर इसका जो है ना ये ऊपर जो आपने बुक का चैप्टर जो रेफरेंस किया ना, फिर ऊपर जाके देखा तो इसका जो सबसे अच्छा जो इस्तेमाल है ना वो तो किसी जो है ना क्राइम सीन की जो रिकंस्ट्रक्शन में हो सकता है। नहीं, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि आप एक सर्विस ऑन करें आप और लोगों को बोलेंगे भाई अपने पुरानी जमाने की तस्वीरें हमें दो, हम उनको डिजिटलाइज कर देते, ठीक है ना। तो हो सकता है मेरे दिमाग में डायरेक्ट एप्लीकेशन का आइडिया आया था। हाँ, एक तो ऐसी एप्लीकेशन हो आपके मोबाइल में, हाँ मोबाइल में एप्लीकेशन हो, वो तस्वीर लेगी और उसको करके दे देगी। कुछ लोग ये काम मैनुअल भी करके देते हैं, मिसाल के तौर पर बंदा है उसको आप तस्वीर दे दें, वो फोटोशॉप में उसको अच्छा करके दे देता है। हाँ सर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हाँ, मैं खुद एक तस्वीर देख रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि बात तस्वीरें जो ऐसी हैं तो हैं तो अच्छी जो मैंने कभी खींची थी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें खराब है। अगर मैं पिक्सल लेवल पे काम करूं और एक एक पिक्सल को जाकर सही कर दूं तो तस्वीरें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन एक एक पिक्सल पे जाके काम कौन करे? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए प्रोग्राम बना लूंगा AI का, वो जाकर वो उन पिक्सल को जाकर चेंज कर देगा। मतलब बात जगह पे शेड आ रहा है तो मैं देखूंगा कि उस पिक्सल की जो उस पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यू जो है चेंज कर दूंगा। सर आप हमसे शेयर करेंगे कि भाई ये तस्वीर थी, मैंने ये किया। तस्वीर आप अपनी शेयर करेंगे, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर काम करूंगा ना, ये रिस्क नहीं ले सकता तस्वीर शेयर करने। हाँ, कोड हम शेयर कर, तस्वीर आप लोगों को शेयर करनी है। अच्छा, ट्रेनिंग अवर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तो ये देखें पूरी बड़ी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है वो आप रैंडम को ऑटो इनकोडर के जरिए किस तरह फिक्स करेंगे। अच्छा, ऑटो इनकोडर जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आगे चला गया क्या, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये हम 64 में थे तो इसके अंदर जो है ये ऑटो इनकोडर के जरिए कंपाइल कर रहा है और ऑटो इनकोडर। अब यहाँ पर जो चेंज आया है जो टेंसर फ्लो के अंदर आया है कि यहाँ पर हम जो है वो लेयर जो है उसका जो तो नाम है वो चेंज कर रहे हैं। हम डेंस से निकल के कहाँ पे आ गए, ऑटो इनकोडर पर आ गए। हाँ हेलो अमर, क्या कह रहे थे, बोलो। अच्छा, मैं तेरा क्लास ले रहा था, फिर तुम्हें क्लास के फौरन बाद बताता हूँ, ठीक है? ओके सर, नमाज का टाइम हो रहा है। बस अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म ही कर देंगे ना, क्या ख्याल है, या ब्रेक लेना चाह रहे हो आप लोग? सर जैसा आप बोले। आप लोग बोले हाँ सर, अगर क्लास बीच रहेंगे आप तो ब्रेक देते हैं, वरना फिर आप हम अगले 20 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके, ठीक है सर, सही है, ओके। अच्छा, और ट्रेनिंग अवर पीरियड अब इसके बाद जो है ये सारी जो कोड है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो सारे कोड है ये क्या कहते हैं, ये सारे कोड जो हैं ये इसके लिंक मैंने दिए हुए वहाँ पे मौजूद है। आप इन आखिरी कोड को देख भी सकते हैं, भर के चला भी सकते हैं। ग्रीन कार्ड वाली रेड ग्रीन ऑरेंज रेड कार्ड वाली शादी चल यार। सर अगर उस वेबसाइट से अगर आप डेटा सेट डाउनलोड कर सके ना तो बताइएगा। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो हैं वो इनकोडर और डिकोडर्स के बारे में बात की गई है। मिसाल के तौर पर
आपके पास कॉन्वोल्यूशनल इनकोडर डिकोडर है। जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जैसे ये ट्रांसपोजिंग और डायलेटिंग वगैरह के लिए भी जो है वो आप CNN इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको पता है अनपोलिंग और ट्रांसपोजिंग और डायलेटिंग क्या होती है? ट्रांसपोज तो पता होगा ना आप लोगों को? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है सर, जो हाँ सर अनपुलिंग क्या होता है? यार ये सर्च कर लेते हैं। ये वही है ना, वो जो पहले हम पढ़ते थे उसी की तरह ये मैक्स। ये वो तो नहीं है डाउन सैम्पलिंग पे जो काम आता है मैक्स पुलिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है कि आप जो है वो डेटा को में से एवरेज निकाल लेते हैं, उसको पूलिंग कहते हैं। आपको याद आ रहे हैं ना आपको कि आप जो है जी बिल्कुल एवरेज पूलिंग। अब मसला ये है कि इसको रिवर्स कैसे करना है। अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे एक ग्रुप है भिखारियों का, वो जाकर सारे पैसे जमा करता है और एक जगह लाके जमा कर देता है। सही है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किसने कितने पैसे कमाए, तो वो कैसे करेंगे? ये तो खैर मैं मजाक कर रहा था, लेकिन नॉर्मली बात होती है। मिसाल के तौर पर आप एक आपके बहुत अच्छी थी। एक आपके पास एक क्रिकेट टीम बनाई हुई है आपने ना, आप मैच खेलने जाते हैं, तो आपने मैच खेला, मैच खेलने के बाद आपको इनाम के तौर पर 10,000 रुपए मिले, तो किसको कितने पैसे दोगे? 11 बंदे 10,000 डिवाइडेड बाय 11। हाँ, तो ये क्या क्या कहलाएगी? अनपोलिंग कहलाएगी। लेकिन ये जो अनपोलिंग है ये एवरेज अनपोलिंग है। ठीक है, अगर आप जस्टिफाइड अपर अनपोलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा किसने उस मैच में क्या कंट्रीब्यूशन किया। एक चीज तो ये कौन लाया, विकेट कौन लाया, नहीं फर्क नहीं, मतलब किसने कितने रन बनाए, कितनी फील्डिंग की, कितनी विकेटें ली, सब देखोगे ना आप। मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, ये सब चीजें होंगी ना। तो अब इसी तरह अगर आपके पास एक इमेज है और इमेज के अंदर एक रेड कलर नजर आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि रेड कलर के राइट साइड के ऊपर अगर आपको दोबारा वापस लेकर आना है वही वाला, मतलब आपके पास एवरेज कलर तो रेड है, अब आपको चेक करना है इमेज के हिसाब से कि यार ये अगर मैं इमेज है तो उसको अनपुलिंग कैसे करूंगा, मैं इमेज को जो है वो कैसे लेके जाऊंगा मैं। ये पूरी इसकी डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी तस्वीर मिल जाए तो आपको समझाने में आसानी हो जाएगी ना। ये देखो, हाँ भाई ये समझ में आ रही है आप लोगों को मैक्स पूलिंग और अनपूलिंग के अंदर क्या हो रहा है? अरे वो ये ना इनकोड कर रहा है, डिकोड कर रहा है, रैंडम ले लिए इस तरह से क्या इसको देखा जाए इनकोडिंग और डिकोडिंग की टर्म में। मैक्स पूलिंग इनकोड कर रहा है और अनपूलिंग डिकोड कर रहा है। अब लेकिन देखा जाएगा अनपूलिंग और मैक्स पूलिंग ऐसे नहीं कर रहा है जैसे होने चाहिए थे। अब एक्स वो क्या करता है कि उसको पता है कि यार मैं चार में से मैंने एक को निकाला था, तो वो क्या करता है एक से वो 4 बनाएगा और 4 के अंदर एक जगह पर वो 1.3 लिख देता है और बाकी जगह पे 0 कर देता है। ये एक तरीकेकार है, लेकिन अच्छा तरीकेकार बेस होगा कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा की ट्रेनिंग के ऊपर बेस करके आप ज्यादा बेहतर गैस कर सकते हो। हाँ, मिसाल के तौर पर जैसे आपके घर में मच्छर ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा पहले तो और आपके पास आपको तो आप क्या करते हो, ऐसी जगहों के ऊपर पहले ज्यादा स्प्रे करते हो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ मच्छर ज्यादा हो सकते हैं, है ना भाई? हाँ, तो ये सब चीजें होती है, ये आपकी ट्रेनिंग या प्रीवियस लर्निंग के ऊपर बेस करती है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अनपोलिंग और ट्रांसपोजिंग के लिए हम यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन लेयर नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो काम जो हमने पहले किया था। यानी कि इस वक्त जो ऑटो इनकोडर के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, हमने अभी तक जो काम सीखा था उसको वापस रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
सर हम अनकोडिंग मतलब पढ़ेंगे अगर डिकोडिंग हमारे पास काम चल रहा है, हमारे पास डिकोडिंग से काम वापस अगर हमारे पास हाँ ये अनपूलिंग, ये मैंने कहा ना इसके कोड है, इसके कोड आपको देख रहे हैं। इसके अंदर अनपूलिंग के लिए जो है वो ऑटो इनकोडर की इस्तेमाल जो है वो बताया गया है। आगे चल के मेरे ख्याल से इसमें भी आएगा ये सारी ये थ्योरेटिकल चीजें। तो ये आप देखिएगा। अभी जो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपका जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क था वो क्या करता था और अब ऑटो इनकोडर के अंदर आप इन चीजों को कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमने चैप्टर इसमें बता रहा है कि भाई जब हम अनपूलिंग के अगेंस्ट में जाते हैं, जैसे पोलिंग लेयर है, ग्रेजुअली डाउन सैंपल द डेटा लीडिंग टू कॉम्पैक्ट एंड सेमेंटिकली रिच फीचर, देयरफॉर CNN मेक परफॉर्म टू परफॉर्मेंट इनकोडर्स। ये इनकोडर है, CNN क्या है उनके लिहाज से एक इनकोडर है। वो क्या करता है कि पूलिंग की मदद से डेटा को कॉम्पैक्ट कर देता है। अच्छा, however, how could this process be reversed to decode these low dimensional feature to the full image? अगर मुझे इसको रिवर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? As we present the following paragraph, the same way convolution and pooling operation replace dense layer for the encoding image, such as transpose, deconvolutional, dilated convolution और unpooling. अब ये कह रहा है कि अगर आप इसको उल्टा करना है तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? अब ये देखो, ये कह रहा है ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन, डीकन्वोल्यूशन, यानी कि आपके पास जो डेटा था वो आपने कंप्रेस किया था, उसको दोबारा कैसे लेकर आएंगे। ये जरा मुश्किल और पेट पे दर्द होने वाला बात है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि समझाने की, नहीं समझाएगा तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग इसको ईमानदारी से पढ़ें और कोई मसाइल हो तो मुझसे बताएं, ठीक है। डिकोडिंग की मतलब टेक्निक्स है ना। हाँ, मतलब आप देखो इसके अंदर हम कन्वोल्यूशन में क्या करते थे कि 4 पिक्सल्स में से एक पिक्सल उठा लेते थे, सही है, राइट और रॉन्ग। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक पिक्सल से अब हमें 4 पिक्सल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो बड़ा गौर से देखना है इसको। हाँ, इसको एक एक चीज को आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे इसमें दिखा हुआ है कर्नल साइज, इनपुट डेप्थ और नंबर ऑफ कर्नल्स, पैडिंग और स्ट्राइड, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब इसमें H क्या है? हाइट, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। अब आपने क्या किया, हाइट में से -k किया। -k क्या है इसमें भाई? k क्या है इसमें? कर्नल का साइज, ठीक है। और p क्या है इसमें? पैडिंग। पैडिंग को आपने 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। और उसके अंदर हम +1 कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पे s क्या है? स्ट्राइड, ठीक है। अगर स्ट्राइड 0 होगा तो हम उसको 1 कर देंगे। मेरे ख्याल से स्ट्राइड 1 ही होता है। स्ट्राइड 1 का मतलब है कि हम उसको रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो 1 से डिवाइड। ये आपके पास हाइट भी आ गई, ये आपकी एवरेज हाइट है और ये आपकी एवरेज विड्थ है एक तरह से। स्ट्राइड 0 तो हो नहीं सकती, फिर तो स्ट्राइड 1 हो जाएगी ना। 0 सॉरी 1 का मतलब है जितना डेटा होगा उतना ही रखना है ना, मिक्स नहीं करना। अब आपको रिवर्स करना है तो आप कैसे करेंगे? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? ये कैसे किया आपने? यानी कि मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपको h निकालना है और आपके पास h0 मौजूद है और ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके h निकाल सकते हो, यानी रियल हाइट निकाल सकते हैं ना। जी सर, जी सर। ये इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। तो यही चीज वो यहाँ पे बता रहा है। देखने में मुश्किल लगती है लेकिन असल में वो यही कर रहा है कि उसके पास h0 मौजूद है लेकिन h नहीं मौजूद, लेकिन उसके पास k भी मौजूद है, उसके पास p भी मौजूद है, उसके पास s भी मौजूद है। तो वो इनकी मदद से दोबारा h निकाल के ले आएगा और w भी निकाल के ले आएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये आप कुछ चंद खुशनसीब लोग हैं जो पहली मर्तबा जो अलजबरा की इक्वेशन जो आप बचपन में सॉल्व करते थे कि x की वैल्यू पता करो, y की वैल्यू पता करो, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख रहे हैं। वरना हमेशा हम यही कहते थे कि भाई फायदा क्या पता करने का। तो अब आपको पता लगा कि भाई क्या फायदा है, कि किस तरीके से आपने एक डेटा को कंप्रेस किया हुआ था उसको अनकंप्रेस करने की मदद से अब क्या कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तहसीन, मुस्तफ़ा और
बाकी लोग मुझे याद दिलाइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जो बाकी जो मेरे ख्याल से 1-2 चैप्टर की तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बाकी 3-4 चैप्टर भी पढ़ के इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। आप लोग चाहें तो चैप्टर पढ़ सकते हैं खुद भी। 1 घंटे का एक्सरसाइज रखते हैं ना, आप उसमें पढ़ा दिएगा, मतलब उसका बताइए, ठीक है, रात को करा करेंगे 10 बजे का। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की? हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड भी कर दी थी। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया आपने? सर बूट कैंप का क्या है? इसकी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक सर है, बूट कैंप का क्या? बूट कैंप सैटरडे को है यार, बस पढ़ने के तैयार हो जाओ। सर रेस्ट भी दे दी उन्होंने और टाइपस्क्रिप्ट भी दे दी सर, दोनों नहीं पढ़ेंगे मतलब, हालांकि बूट कैंप है भी एआई वालों के लिए। आईओ मैंने एक बात सुन लो कि जिनको आईओटी वाला पार्ट करना है ना, वो सिर्फ ट्रस्ट करना, वरना छोड़ देना फिर। नहीं, ये चारों चीजें कंबाइन है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, एआई और आईओटी। नहीं, ये सब अलग-अलग फील्ड्स हैं। सही कह रहा है वो, रस्ट जो है ना सिर्फ सारा आईटी के है, लेकिन फिर मैंने प्रीरिक्विजिट्स में दी है। हाँ, लेकिन देखो बात यह है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग किसी आगे या प्रो लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी भी पड़ती है। जैसे अगर मैं रस्ट निकाल दूंगा तो आपको C++ आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर कभी आपको कहीं पर किसी जगह पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े, तो बाज़ जगह पे पाइथन के कोड अवेलेबल नहीं होते हाई परफॉर्मेंस, तो वहां पर आपको जो है वो लो लेवल कोड लिखने के लिए या तो आपको रस्ट चाहिए, और अगर रस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो C++ चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको पेंडास वाले अपनी कंपनी में नौकरी देंगे, तो वो तो आपसे C++ पे ही काम कराएंगे ना। हाँ सर, मैं ये बोलने वाला था, मतलब कि जो सारी लाइब्रेरीज हैं C++ पे तो बनी इसी तरह दूसरे एंड के ऊपर देखो कि अगर आप लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है? वो है तो IoT ना यार। मतलब कब तक आपको जो है वो डेटा जो है वो तस्वीरों की फॉर्म के अंदर डेटा सेट में और फाइलों में मिलेगा। कभी ना कभी तो आपको डेटा जो है वो सेंसर से या कैमरों से या वीडियो कैम से निकालना ही पड़ेगा ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बूट कैम्प के अंदर एक बड़ा अच्छी टेक्निक है, जिसमें IoT वाले AI और AI वाले IoT सीख सकते हैं, और उनको सीखनी भी चाहिए। मतलब इस बूट कैम्प के अंदर जितने भी AI वाले हैं, अगर उन्होंने IoT नहीं सीखी तो उन्होंने अपने आप को जाया कर दिया, क्योंकि आप IoT की मदद से अपने AI को डायरेक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसकी एक सोल्यूशन के ऊपर डिजाइन कर सकते हो ना। सर इसमें क्वांटम और स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे या सिर्फ यार इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ी, वहां से आके देखो जरा। सर इसमें क्वांटम और वो भी है ना, क्या नाम है, ब्लॉकचेन। तो सर उसको भी सबको कनेक्ट करके चलेंगे हम। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई सॉल्यूशन मिलती है जो ब्लॉकचेन के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, मतलब ब्लॉकचेन, IoT और AI, ये इनका कॉम्बिनेशन इसलिए काफी जबरदस्त चल रहा है कि वजह यह है कि ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एक दूसरे को ये हेल्प कर रही है। आपको जो है वो आने वाले दिनों में अगर कैमरे का कंट्रोल समझ में आ जाए या सेंसर समझ में आ जाए, मिसाल के तौर पर आपको जो है वो एक सेंसर का पता लग जाए कि यार ये छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कैसे कंट्रोल होता है, और उस कंट्रोलर को जो है, हाँ, उस कंट्रोलर को आप जो है वो एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी AI इनेबल कर सकते हैं ना। जी सर। सर और क्वांटम का क्या क्या है इसमें? क्वांटम का ये है कि भाई आपकी जो AI है उसकी जो प्रोसेसिंग है अभी किस पे करते हो आप? सर अभी हम आम ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो है, मतलब क्लासिकल कंप्यूटिंग पे करते हैं। या GPU पे करते हो ना? यस सर। आने वाले दिनों में आप किस पे करोगे? क्वांटम कंप्यूटर। तो इसमें कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जैसे मैंने कोर्स किया है IBM वाला, तो सर मतलब ये थ्योरी वगैरह मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो इसमें कोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सर? हाँ, उनको उस पेज पे आके लिख दो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसके बाद अपनी क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग गया कि किस तरीके से आप जो है वो रिवर्स कर सकते हो उस प्रोसेस को। तो आपके पास जो है वो आप इसके अंदर H0 और H0 और N की मौजूदगी में आप एक मैप की तरफ ले आते हैं, और
ये डायलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इस पूरे पैराग्राफ में जैसे लिखा हुआ है कि आप जो है वो अपने इम्पैक्ट को जो है वो रिवर्ट कर ले। तो आप जैसे ये आपके पास एक इनपुट आ रहा है, आपने 1 3 2 1 -1 इन चीज़ों को आपने इस तरह कन्वर्ट करते करते यहाँ पर आप लेकर आ गए। सही है। इसके अंदर भी वही हो रहा है कि ये आपको आपका फिल्टर पता था, फिल्टर्स जो है वो आपने पहले बनाए हुए थे, ये आपके पास इनपुट था, आपने इसको रिवर्ट किया, ये 3/3 है, इसको आपने दोबारा जो है वो 5/5 में किया और 5/5 में करने के बाद दोबारा वो सारे ऑपरेशन रिवर्स किए, तो आपके पास समहाउ एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि एक आपका एक आउटपुट है। वो हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट ना हो, लेकिन आपने अभी देखा कि डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन, फार्मूले और कंप्यूटेशन करके हम जो है वो अपनी इमेज को इनकोडिंग से डिकोडिंग कर सकते हैं। तो पेज नंबर 89 के ऊपर जो है मैं आज की क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर मुझे बताइएगा कि हम जो है वो और इसके मतलब कोई डिटेल्स हो, कोई डिस्कशन हो तो देख लीजिएगा। ये चीज़ जो है वो अनपूलिंग से हवाले से है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने डेटा की अनपूलिंग, सैम्पलिंग और रीसाइजिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हम क्या करेंगे कि मैं बताऊं कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम अगली क्लास के अंदर पेज नंबर जो है वो 195 से जो है वो स्टार्ट करेंगे सैंपल आर्किटेक्चर से। इसके अलावा इसमें अभी तक जो चीज़ें हैं उसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है 194 तक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगली क्लास को जो है ये आप पढ़िएगा। हम अपनी अगली क्लास को जो है वो पेज नंबर ये सैंपल आर्किटेक्चर FCN और यूनेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो तो ठीक है, वरना फिर आप लोग जो है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। तहसीन को मैंने कहा था कि भाई पढ़ लो जाकर, उसने नहीं किया। सर ये रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ। सर बूट कैम्प के हवाले से